लोग करते हैं जिस हाल में दुआ मरने की, उस हाल में हमने कसम जीने की खाई है। यूपी पुलिस 2023, 60,000 से ज्यादा वैकेंसीज। मौका बेशक बड़ा है, लेकिन कई चुनौतियां लिए खड़ा है। चुनौतियां चाहे जो भी हो, उनसे निपटने के लिए आपको आवश्यकता है बेहतरीन कंटेंट और जबरदस्त टीम की, जिसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार। उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे जबरदस्त तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है आपके लिए सिपाही बैच, जो देता है आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का सिपाही बैच और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है आपकी यूपी पुलिस के लिए। यहाँ पर आप उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। उन सभी प्रश्नों को आप यहाँ पर करने वाले। याद रखिएगा, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए पायलट बैच है, 350 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव रिकॉर्डिंग, क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी और डाउट सेशन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके पास बुक है, 10 प्रीवियस ईयर और 5 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके का किया गया है, तो इसके साथ जरूर जुड़िएगा। यह है आपके सामने पहला प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कौन कर सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। हु कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एक्ट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूनियन लॉ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पूछ रहा है इनमें से जो सेवानिवृत्त मतलब जो न्यायाधीश रिटायर हो चुके होते हैं, उनसे सीजेआई जो है वो अनुरोध करे कि आप कुछ समय के लिए जो है एज अ जज जो है क्या कर लें, एज अ जज जो है वो काम कर सकें। ठीक है, या एज अ जज काम कर लें। जो जज रिटायर हो गए उनसे सीजेआई रिक्वेस्ट करे कि क्योंकि अगर काम ज़्यादा है, जज कम है ना, तो ऐसे में वो क्या, वो उनसे रिक्वेस्ट करे और एज अ जज उन्हें अपॉइंट करे। इसके लिए वो जो है परमिशन लेता है किससे? ठीक है, वो पूछ रहा है ना। अरे इसका आंसर वही था, मतलब राष्ट्रपति पहले परमिशन दे देता है और जो मुख्य न्यायाधीश है ये रिक्वेस्ट करता है किनसे? जो रिटायर्ड जज हैं उनसे, ताकि वो जो है न्यायाधीश के रूप में जो है कार्य कर सकें। ठीक है, आगे। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह कैसा दिखाई पड़ता है? लाल, नीला, हरा या काला? When a red rose is viewed through a blue filter it appears। पूछ रहा है जो लाल गुलाब है ये जब नीले फिल्टर से देखा जाता है तो ये कैसा दिखाई देता है, ये पूछ रहा है। लाल गुलाब को जब नीले फिल्टर से देखा जाता है तो ये दिखता है काला। क्या दिखता है? ये दिखता है काला, ये याद रखिएगा। आगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा रोग है जो विषाणु या वायरस की वजह से नहीं होता? एड्स, इबोला, मलेरिया और सॉर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस? पूछ रहा है इनमें से कौन सा है जो वायरस की वजह से नहीं होता है। तो अगर मैं बात करूं वायरस की वजह से कौन सा रोग नहीं होता है, एड्स वायरस की वजह से होता है, एचआईवी की वजह से होता है, इबोला वायरस की वजह से है, सॉर्स जो है वो वायरस की वजह से है। लेकिन अगर बात की जाए मलेरिया तो ये वायरस की वजह से नहीं है। ठीक है, वायरस यानी विषाणु की वजह से ये रोग नहीं होता है, ये याद रखना। कमेंट में लिखकर बताओ बैक्टीरिया से होने वाले रोग। करंट मतलब बताओ जरा, बैक्टीरिया से होने वाले रोग जो हैं वो कौन से हैं, ये आपको बताने। ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? आयाम, तरंग का आकार, आवृत्ति और ध्वनि की प्रबलता। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव डिटरमाइंस इट्स पिच? जैसे जो ध्वनि की तरंग है, ध्वनि की तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? मतलब इसके जो पिच है ना, जो साउंड वेव है इसकी पिच को तय करती है इनमें से कौन सी? आयाम, तरंग का आकार, आवृत्ति, ध्वनि की प्रबलता। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका चौथा। बताओ जरा इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है चौथा। सही जवाब इसके लिए क्या होगा वो पूछ रहा है।
आयाम, तरंग का आकार, आवृत्ति और ध्वनि की प्रबलता। अगर इसके लिए मैं बात करूं तो याद रखिएगा, अगर तारत्व की बात की जाए, पिच की बात करें कि पिच जो है उसको तय कौन करता है, तो याद रखना ये तय करता है आपका आयाम नहीं, तरंग का आकार नहीं, आवृत्ति। हाँ, क्या आवृत्ति, ये सही हो जाएगा, ध्वनि की प्रबलता नहीं। ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अनुसार देश के अभिशासन काल में निदेशक तत्व मौलिक हैं और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? बात ये कह रहा है इनमें से कौन सा एक आर्टिकल है जो ये कहता है कि जो डीपीएसपी हैं इनका यूज किया जाएगा, इनको संज्ञान में रखा जाएगा, इनको ध्यान में रखा जाएगा, अगर इनको ध्यान में रखा जाएगा अगर देश के लिए कोई भी या किसी भी तरह की कोई नीति या कानून बनाया जा रहा है। अगर किसी भी तरह की नीति या कानून जो है देश के लिए बनाई जा रही है, तो ऐसे में जो डीपीएसपी हैं इनको क्या करना होगा? डीपीएसपी को जो है ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। बताओ जरा क्या हो जाएगा? इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका आर्टिकल 37। क्या हो जाएगा? इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 37। ये याद रखिएगा। आगे, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है महो में, लक्स में, डेसिबल में, हेनरी में। द साउंड इंटेंसिटी ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज मेजर्ड बाई, है ना। पूछ रहा है कि जो किसी भी ध्वनि तरंग है इसकी, अगर मतलब किसी भी कोई भी यंत्र है, कोई भी संगीत यंत्र है, इसकी ध्वनि की तीव्रता मापनी है। क्या करनी है? ध्वनि की तीव्रता अगर मापनी है तो किस में माप सकते हैं? बेसिकली ध्वनि कैसे मापते हैं? जैसे डीजे वगैरह भी बज रहा होता है तो क्या कहते हैं कि इससे अगर अधिक आवाज है तो आप जो है कंप्लेंट कर सकते हैं, या दिन में इतनी आवाज अलाउड है, इससे ज्यादा आवाज अलाउड नहीं है, या इतनी आवाज है इससे ज्यादा आवाज अलाउड नहीं है, ये सब। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका डेसिबल। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डेसिबल। ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डेसिबल। ये याद रखिएगा। आगे, भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड? पूछ रहा है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी पहली जो संयुक्त बैठक है ये कब हेल्ड की गई थी? अब तक 3 बार ऐसा हो चुका है। संयुक्त बैठक बेसिकली क्या होता है? संयुक्त बैठक में के राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों को मर्ज करके जो है दोनों सदस्यों को एक साथ बिठाकर जो है मीटिंग की जाती है। ठीक है, तो कोई जो विधेयक वगैरह होता है उसको सामने रखते हैं और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है आपका जो सामने रखते हैं उसके बाद होता क्या है? उसके बाद जो है बिल वगैरह पर बात होती है, उस पर वोटिंग होती है और इसी के लिए होता है। बेसिकली ये सरकार तब लेके आती है जैसे किसी बिल पर या किसी विधेयक पर सरकार फंस जाती है, सरकार को लगता है कि ये जो है जरूरी है, लेकिन लोकसभा से तो पास हो जाता है लेकिन राज्यसभा में अटक जाता है। तो ऐसे में वो संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है और संयुक्त बैठक का प्रावधान करने के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बिठाते हैं। साधारण बहुमत से ये पास होता है तो लोकसभा आराम से जीत जाती है। ठीक है, तो ये है सबसे पहले 1961 में हुई थी जो संयुक्त बैठक है। ये है आपके आर्टिकल 108। क्या? आर्टिकल 108 में। ठीक है, किसमें? आर्टिकल 108 में है, ये याद रखना। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं? इनमें से कौन सा वैज्ञानिक है जिसने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं? विच साइंटिस्ट हैज गिवन द रूल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? केल्विन, डाल्टन, आर्किमिडीज और माइकल फैराडे। इनमें से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं? अगर इलेक्ट्रोलिसिस के नियम की बात की जाए तो इलेक्ट्रोलिसिस के जो नियम है ये दिए हैं किसने? ये दिए हैं एम फैराडे या माइकल फैराडे ने। किसने? एम फैराडे या माइकल फैराडे ने। ये याद रखिएगा। वाराणसी, पाटलिपुत्र और मदुरै किस प्रकार के नगर वर्गीकरण से संबंधित है? प्राचीन शहर, मध्यकालीन शहर, आधुनिक शहर और नए युग के शहर। वाराणसी, पाटलिपुत्र और मदुरै बिलोंग टू विच टाइप ऑफ सिटी क्लासिफिकेशन? पूछ रहा है इनमें से कौन सी किस प्रकार की सिटी है? ये वाराणसी हो गई, आपकी पाटलिपुत्र हो गई, आपकी मदुरै हो गई, मतलब ये किस तरह की सिटी है? प्राचीन शहर है मतलब बहुत पुराने हैं, मध्यकालीन है मतलब जब सल्तनत काल का समय था उस समय के, आधुनिक शहर है मतलब ये हो गया आपका जब से अंग्रेज आए तब से लेके 1945-46 तक का, यानी कि नए युग के शहर, यानी कि ये अभी के हैं मतलब कुछ 20, 25, 30, 50 साल पुराने, इतने हैं। किस तरह के हैं?
याद रखना, वाराणसी, पाटलिपुत्र और मदुरै ये प्राचीन शहर क्या है, ये जो शहर हैं ये हैं प्राचीन, ये याद रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स के तहत भारत का संविधान राज्य की नीति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, वो बताओ। ठीक है, क्या समान काम के लिए समान वेतन की बात इनमें से कौन सा करता है? कौन सा आर्टिकल है जो इस बारे में बात करता है? तो याद रखना ये करता है आपका आर्टिकल 39D। ये क्या है? ये डीपीएसपी है। डीपीएसपी जो आपके हैं ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। 36 जो है ये क्या है? ये है डेफिनेशन ऑफ क्या है? 36 जो है ये आपका डेफिनेशन ऑफ डीपीएसपी, डीपीएसपी की परिभाषा है ये। और ये क्या है? ये है अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौता। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौता। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौता, ये याद रखना। निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्तों का भुगतान भारत की संचित निधि द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री, संसद के सदस्य, कैबिनेट मंत्री और लोकसभा के उपाध्यक्ष। हुज सैलरी एंड अलाउंसेस आर पेड बाय द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि संचित निधि जो है भारत की, उसके द्वारा इनमें से किसका वेतन जाता है? किसका वेतन दिया जाता है? प्रधानमंत्री, संसद के सदस्य, कैबिनेट मंत्री और लोकसभा के उपाध्यक्ष, है ना? किसका दिया जाता है जरा बताओ। ठीक है, इसी में आपका दिया जाता है जैसे जज वगैरह जो हैं उनका वेतन और उनके जो रिटायरमेंट के बाद जो वेतन भत्ते वगैरह ना वो इसी से जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष। ठीक, आगे निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में है? काशी विश्वनाथ मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, सोमनाथ मंदिर और श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? देखो, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में और पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी वही है, मतलब ये दोनों मंदिर दक्षिण के। सोमनाथ मंदिर जो है ये गुजरात का है ना, जिसे महमूद गजनबी ने जो है लूटा था, जो महमूद गौरी या गजनबी है उसने जो लूटा था, ये है सोमनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये काशी में, वाराणसी में है, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे भारत ने फिल इन द ब्लैंक्स वर्ष में अपना राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। इंडिया स्टार्टेड इट्स नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्रामिंग इन द ईयर। पूछ रहा है इनमें से किस वर्ष में जो है जो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है ये क्या किया है? ये आपका शुरू किया है इनमें से कौन से एक वर्ष में? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका डी यानी कि 1952। कब? 1952 में, ये याद रखिएगा। आगे वैष्णववाद के प्रमुख समर्थकों में से एक के रूप सम्मानित शंकरदेव किस भारतीय राज्य से संबंधित है? देखो, जो शंकरदेव है ना ये प्रवर्तक हैं किसके? जो शंकरदेव हैं ये प्रवर्तक हैं आपके सत्रिया के। किसके? ये प्रवर्तक हैं सत्रिया के, ये याद रखिएगा। ठीक है, किसके हैं? ये प्रवर्तक हैं सत्रिया के, ये याद रखिएगा। ठीक है, सत्रिया जो नृत्य है ये कहाँ का है? ये है असम का, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो जो शंकरदेव हैं ये कहाँ के हैं? ये असम के हैं। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य ये, इसी तरह से केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसे बोलते हैं कथकली, और एक है मोहिनी अट्टम। कथकली और क्या है? और है आपका मोहिनी अट्टम, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का है कथक। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का है कथक, ये याद रखना। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकृति में न्याय है? मतलब अगर नेचर में देखें इस भाग को या इस पार्ट को तो ये न्याय की बात करता है ना, कि हर तरह का न्याय दिया जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देश्य का, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्टिस इन नेचर? मतलब नेचर में देखोगे ना इसे, इसकी प्रकृति में देखोगे तो पता चलेगा कि अच्छा न्याय के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? न्याय, कि आपको आपके साथ न्याय हो, आपके साथ अन्याय ना हो, है ना। अगर इन चारों को देखोगे तो क्या लगेगा? देखो, जैसे समानता का अधिकार है ना,
न्याय क्या कहता है? न्याय कहता है कि सबको बराबर समान अधिकार दिए जाने चाहिए, सबको समानता बराबर होनी चाहिए। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, आपका आप कुछ कहना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आपका मुंह बंद कर दिया जाए, आप कहीं रहना चाहते हो, आप कहीं जाना चाहते हो। बेसिकली क्या है, न्याय संगत जो है ना, बेसिकली देखा जाए तो जो न्याय संगत है और जो न्याय है वो इसमें किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? है ना, इसका मतलब है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि फेमा, है ना। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है इसको कब इनेक्ट किया गया? 1997, 98, 96 और 99 में। कब किया गया है? ये किया गया है आपका 99 में। कब किया गया है? ये किया गया है आपके 99 में, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या कोई कर संग्रह नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 279, 282, 300, 265। Which article of the Indian Constitution states that no tax shall be imposed or collected except by authority of the legislature? देखो, जब तक लेजिस्लेचर नहीं कहता, क्या है, जब तक लेजिस्लेचर नहीं कहता, जब तक लेजिस्लेचर इस बात का अधिकार नहीं देता, है ना, तब तक जो है जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया, मतलब ये है कि जब तक अथॉरिटी या जो आपका लेजिस्लेचर है इसके जब क्यों बीच में आ जाते हैं, जो लेजिस्लेचर है इसकी अनुमति के बिना कोई कर नहीं लगेगा, है ना, कोई कर ना लगाया जाएगा ना लिया जाएगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? ये आर्टिकल में कहा गया है 265। किसमें? ये आर्टिकल में कहा गया है 265, ये याद रखिएगा। मार्लेमिंटो सुधार किस वर्ष पेश किया गया है? इन विच ईयर वर मार्लेमिंटो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस? 1919, 1909, 1907 और 1906। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 18वां। पूछ रहा है मार्लेमिंटो सुधार जो है वो इनमें से किस में किया गया है? बताओ जरा। ठीक, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1909। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1909, ये याद रखिएगा। आगे 1901 में बंगाल में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना किसने की थी? बीजी तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। हु एस्टेब्लिश्ड आ स्कूल नेम्ड शांति निकेतन इन बंगाल इन 1901? इनमें से जो शांति निकेतन है इसकी स्थापना 1901 में इनमें से किसके द्वारा की गई है वो पूछ रहा है। बीजी तिलक, इन्होंने लाठी क्लब बनाया था, एक याद रखना। ठीक है, इन्होंने एक लाठी क्लब जो है ये भी बनाया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। देखो, अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने ही जो है शांति निकेतन स्कूल है इसकी स्थापना की है, ये याद रखना। ठीक, आगे निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव सी अवस्था में रहती है? इनमें से कौन सा एक है जो द्रव अवस्था में रहती है? अधातु, एक धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है, किस पर? रूम टेम्परेचर पर। तो जो धातु रूम टेम्परेचर पर जो है द्रव अवस्था में रहती है, नाम है इसका पारा। क्या है? नाम है इसका पारा, ये याद रखिएगा। और अधातु है आपकी ब्रोमीन। क्या है? अधातु हो जाएगी आपकी ब्रोमीन, और ये भी क्या है? ये भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहती है। आगे आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन जो है इसके लिए पायलट बैच है, 350 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बुक है आपकी पुलिस कांस्टेबल के लिए, इसे भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय व्यापार को ब्लॉक करता है? मतलब क्षेत्रीय व्यापार में रुकावट। जैसे ये एक संगठन है, इसने ये कहता है कि ये इसी क्षेत्र में जो है क्या करेगा, इसी क्षेत्र में व्यापार करेगा, बाकी के लोग आके यहाँ व्यापार नहीं कर सकते, एक तरह का ऐसा है ना। बताओ जरा किसके बारे में बात कर रहे हैं? रीजनल ट्रेड को जो है ब्लॉक करता है, इनमें से कौन सा? याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका यूरोपीय संघ। ठीक, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? आशापूर्णा देवी, सुषमा चावला,
BS रमा और आपका प्रेमलता अग्रवाल। हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? आशा पूर्णा देवी, सुषमा चावल, BS रमा देवी, प्रेमलता अग्रवाल। इनमें से जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो पहली महिला चुनाव आयुक्त हैं ये कौन हो जाएंगी? ये हो जाएंगी BS रमा देवी। क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी BS रमा देवी, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? 4A, 1, 2 और 3। इनमें से भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं यह बताना। इनमें से भारत का जो मैग्ना कार्टा है वो इनमें से किसे कहा जाता है? 4A, 1, 2 और 3। देखो 4A में क्या है? इसमें है आपके फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें क्या है? इसमें है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, ठीक है। ये क्या? ये है नागरिकता। ठीक है, और ये है आपका मौलिक अधिकार। क्या है? ये हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है आपके भाग 3 को। इसके बारे में बात करूं तो यह है आपका 12 से 35, यह है आपका 5 से 11, यह है आपका 1 से 4, यह है आपका 51A। इसी में एक है आपका DPSP जो कि आपके पार्ट 4 में है, और यह है आपका आर्टिकल 36 से 51 के बीच। क्या है? यह आपका आर्टिकल 36 से 51 के बीच, ये याद रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान और अन्य खतरनाक गतिविधियों में रोजगार पर रोक लगाता है? यह कहता है कि इनमें तो कौन सा आर्टिकल है? बेसिकली जो कहता है कि 14 वर्ष की अगर उम्र है ना, 14 वर्ष से कम की अगर उम्र है तो किसी भी बच्चे को, है ना तो कारखानों में लगाओगे, खतरनाक कारखाने, ना तो खदानों में उनका यूज किया जाएगा काम के लिए एज अ कामगार, और ना ही किसी खतरनाक गतिविधि में उनको रोजगार दिया जाएगा। ऐसा किया गया है आर्टिकल 14 से, सॉरी आयु जो उम्र है वो 14 से कम हो तब। ये कहा किसमें गया है? ये कहा गया है आपके आर्टिकल 24 में। किसमें? आर्टिकल 24 में। ये गलती से लिख गया है तो दोनों याद रखना। देखो आर्टिकल 23 और 24 ये दोनों हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? ये दोनों हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, क्या है? ये दोनों ही हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब क्या है? जैसे 23 है, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना, बलात्श्रम, इन सब पर रोक लगाई गई है ना। बलात्श्रम बेसिकली होता है आपका जहां पर जबरन काम कराया जाता है और पैसे भी नहीं दिए जाते, है ना। जहां पर जबरन काम कराया जाता है और पैसे भी नहीं दिए जाते उसे कहा जाता है आपका बलात्श्रम। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 राज्य को निर्देश देता है कि वह फिल इन द ब्लैंक्स की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करे। आर्टिकल 35 है DPSP का, जो राज्य को निर्देश देता है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो इस उम्र तक के बच्चे, जब तक इस उम्र तक के बच्चे कंप्लीट ना हो जाए ना, पूरा ना हो जाए, तब तक उनके बचपन, जो प्रारंभिक बचपन है उसकी, और शिक्षा, इन दोनों की व्यवस्था की जो है देखभाल करे। किस उम्र से किस उम्र तक के? आर्टिकल 45 कहता है। जो आपका आर्टिकल 21A है ना, ये 2002 से पहले आर्टिकल 45 में था। जो आपका आज वर्तमान में आर्टिकल 21A है, ये 46 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 46 में संविधान संशोधन से पहले ये आर्टिकल 45 में था, फिर उसको आर्टिकल 45 के प्रावधान को उठा के 21A में रख दिया, और जो 45 का प्रावधान था उसमें कह दिया कि 6 वर्ष तक की आयु के। अब DPSP मतलब राज्य को निर्देश हो गया कि 6 वर्ष तक राज्य देखेगा, और 6 से लेके 14 तक इस उम्र के बच्चों को फ्री शिक्षा देगा। कौन? राज्य, स्टेट, है ना। तो दोनों बातें हो गई। ठीक, ये क्या हुई? ये दोनों बातें हो गई। ठीक है, तो ये याद रखना। ये चेंज कब हुआ है? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ये याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त करता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री,
केंद्रीय कानून मंत्री और भारत के राष्ट्रपति। हु कैन अपॉइंट अ हाई कोर्ट जज एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। पूछ रहा है कि जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं, है ना, उनको इधर देखो, जैसे हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट के जो जज हैं, ठीक है, इनको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर बनाना है, ठीक है, ऐसे नहीं समझोगे, ऐसा मानो, देखो जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट का क्या है, हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस है, किसी वजह से ये उपलब्ध नहीं है ना, यानी कि ये पद खाली है, इस पद पर एक व्यक्ति बैठाना है, लेकिन क्या करना है, कार्यवाहक बैठाना है, मतलब जब तक ये व्यक्ति उपलब्ध ना हो जाए तब तक। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हाई कोर्ट का एक जज, इसी को क्या करेंगे, इस व्यक्ति हाई कोर्ट के जज को ही जो है कार्यवाहक सीजेआई बना देंगे। बस ये है कि इसे सीजेआई, सीजेआई बोल रहा हूं, उच्च न्यायालय का जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है ये बनाएगा कौन, है ना, इसकी नियुक्ति कौन करेगा ये पूछ रहा है। जैसे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और चीफ जस्टिस अगर उपलब्ध नहीं है, उसकी जगह पर कार्यवाहक चीफ जस्टिस बनाना है ना, तो उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, उसकी नियुक्ति भी करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा, उसकी नियुक्ति भी करेगा राष्ट्रपति, ये याद रखना। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी को हाइपोनेटेमिया के नाम से जाना जाता है, जिंक, मैग्नीज, फ्लोराइड और सोडियम। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नोन एज हाइपोनेटेमिया। पूछ रहा है इनमें से कौन सा है जिसको हाइपोनेटेमिया के नाम से भी जाना जाता है, बताओ। मतलब जाना जाता नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा खनिज है जिसकी कमी से हाइपोनेटेमिया रोग हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सोडियम की कमी से। किससे, ये हो जाएगा आपका सोडियम की कमी से, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अरहर का प्रमुख उत्पादक है, सिक्किम, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ पिजन पी। मतलब पूछ रहा है कि जो तूर है, क्या है, क्या बोल रहा हूं मैं, पिजन कहां से आ गया, जो तूर है इसको और किस नाम से जानते हैं वो पूछ रहा है, ठीक है। इनमें से कौन सा है जिस दाल को, या जो अरहर है, दो चीजें याद रखना, जो अरहर है ना इसको तूर भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है अरहर को और किस नाम से जानते हैं, तो तूर के नाम से जानते हैं। अरहर का प्रमुख उत्पादक इनमें से कौन सा, सिक्किम, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर अरहर दाल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो अगर मैं अरहर दाल के उत्पादन की बात करूं और सबसे अधिक की बात करूं, तो सबसे अधिक उत्पादन जो है ये महाराष्ट्र में होता है। कहां होता है, महाराष्ट्र में होता है, ये याद रखना। नाट्य कला पर एक प्रसिद्ध कृति भरतनाट्यम किसके द्वारा लिखी गई है। नाट्य कला पर एक कृति है, एक रचना है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। ये लिखी किसके द्वारा गई है, मनु, कालिदास, पाणिनि और भरत मुनि। नाट्य शास्त्र अ फेमस वर्क ऑन थिएट्रिकल आर्ट हैज बीन रिटन बाय हुम, मनु, कालिदास, पाणिनि और भरत मुनि। सही जवाब हो जाएगा आपका भरत मुनि। पाणिनि की बात करूं तो पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी। क्या लिखी है, इन्होंने लिखी है अष्टाध्यायी, याद रखना। इन्होंने लिखी है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार, कुमार संभव और विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। आगे, हरित पौधे को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में जाना जाता है, परपोषित, मृत पोषित, स्वपोषित, शैवाल। ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज। पूछ रहा है इनमें से जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनको किस रूप में जाना जाता है, बताओ। इनको जाना जाता है आपका स्वपोषित। किसमें, जो हरे प्लांट्स हैं इनको स्वपोषित के रूप में जानता है, मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो स्वपोषित है ये अपना भोजन जो है ये स्वयं बनाते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। कौन, हरित पौधे। कौन, हरित पौधे। हरे पौधे जो है ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे बोलते हैं स्वपोषित। क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं स्वपोषित, ये याद रखिएगा। यदि आपकी आज की क्लास, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी।
पसंद आई है तो क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए, ठीक है। याद रखिएगा आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए पायलट बैच है, 350 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव और रिकॉर्ड क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी, डाउट सेशन यहाँ मिलेंगे। ऑफर सीमित समय के लिए है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, फौजी बैच है लाइव, 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास, क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी और डाउट सेशन मिलेंगे। सारी क्लासेस एकदम बेसिक से होंगी। मैथ और रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होगी। आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आप इन्हें एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के और कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ लिंक हैं, जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पे जाके जिस चैट बॉक्स में आप अभी हैं इसमें ऊपर पिन किया गया है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मिलेगा आपको डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है, कोई नया इनिशिएटिव या थॉट होता है यहीं शेयर करते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है यही प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। ये आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, इसे आपको शेयर करना है जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़ें और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। इस क्लास को शेयर और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए, पेन पेपर लेकर बैठिए, जो कुछ भी नया मिले उसे लिखिए। और हाँ, याद रखिएगा जो कुछ भी आपने लिखा है उसे क्लास के बाद जो है अपने एग्जाम तक लेकर जरूर जाइए। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।